हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे प्यारे बच्चों क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट है। जी हां, ये कंप्लीट वीडियो है। आपको चैप्टर नंबर 9 तक प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। अब आज यहाँ पढ़ेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है? मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये पूरा प्यारे बच्चों कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है ना? तो फटाफट वीडियो को शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों के पास। और लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करिएंगे। और जो पीडीएफ और जो नोट्स की आपकी ज़्यादा डिमांड होती है, तो पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी, उसको सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्यारे बच्चों दिया गया है। तो इसमें सूक्ष्म जीव यानी मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं कि जो कि मानव कल्याण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे कि आप लोग ब्रेड खाए हैं, ब्रेड तो ब्रेड कैसे बनता है? इसमें सूक्ष्म जीव ही पार्टिसिपेट करते हैं। दही आप लोग खाए होंगे, दही भी किसके कारण बनता है? इन सूक्ष्म जीवों के कारण बनता है। और वहीं पे आप लोग खाए होंगे इडली। क्या खाए होंगे? इडली में भी प्यारे बच्चों यही सूक्ष्म जीव बहुत ही लाभदायक होते हैं इन सब का निर्माण करने में। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे पहले पॉइंट में, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं क्या होते हैं? सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापी का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों? तो सर्वव्यापी का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं लगभग हर जगह मिलते हैं। सूक्ष्म जीव प्यारे बच्चों कहाँ मिलते हैं? हर जगह। कहाँ कहाँ? ये मृदा में भी मिल जाएंगे, जो मिट्टी होती है उसमें मिल जाएंगे, जल में भी मिल जाएंगे। अब वो चाहे जल आपका तालाब का हो, चाहे नदी का हो, यानी कहीं का भी हो, हर जगह ये सूक्ष्म जीव मिलेंगे। या फिर आपका घरेलू जल हो, क्योंकि कुछ जल में भी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। क्लियर? वायु में भी ये सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। और प्राणियों के अंदर, मनुष्य के अंदर भी, तो आपके अंदर भी सूक्ष्म जीव हैं। अब प्राणी में बहुत हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, कीट पतंगे होंगे, बहुत सारी हैं। और यहाँ पे देखिए पादप प्राणी तो समझ गए, और पादप पेड़ पौधे हो गए में पाए जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं सर्वव्यापी मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात ये मिट्टी, जल, वायु, प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ घरेलू सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि घरेलू चीजों में मिलते हैं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न घरेलू उत्पाद यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनके द्वारा कौन कौन से घरेलू उत्पाद बनते हैं? तो सबसे पहला बनता है दही, बोलते हैं कर्ड। ठीक ना? कर्ड यानी बोले तो दही। ये दही क्या है? तो सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध दही में परिवर्तित होता है। दूध का दही में किसके द्वारा परिवर्तन होता है? वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा ही दूध दही में परिवर्तित होता है। और हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में यह बैक्टीरिया बहुत ही लाभदायक है। दूसरा है ब्रेड। पहला तो दही आप सब ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा होता है? यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। लेकिन कौन सी एसिड इसमें काम करती है? तो इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में परिवर्तित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे बोर्ड और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है प्यारे बच्चों ब्रेड क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे को गूंथा जाता है। जब आप लोग ब्रेड बनाते हैं तो सर्वप्रथम किसको गूंथते हैं? जो गेहूं का आटा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? गूंथ लेते हैं, यानी गूंथ के बना लेते हैं। इसमें किण्वन के लिए बेकर यीस्ट को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रखते हैं, जिससे आटे में CO2 गैस का क्या होता है? उत्पादन होता है और आटा फूलकर उभर जाता है। बेकर यीस्ट में किण्वन हेतु एक महत्वपूर्ण एंजाइम, वो कौन सा मिलाते हैं? जाइमेज मिलाया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण एंजाइम मिलाया जाता है। और कौन सा एंजाइम होता है प्यारे बच्चों? जाइमेज पाया जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों एकल कोशिका प्रोटीन। ये एकल कोशिका प्रोटीन एक्चुअली में है क्या? इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो एकल कोशिका प्रोटीन होती है तो इसमें सभी आवश्यक जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं सभी इसमें प्यारे बच्चों पाए जाते हैं।
इसमें 60% प्रोटीन, सभी खनिज लवण, विटामिन एवं असंतृप्त वसा होते हैं। ईस्ट को भी एससीपी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ईस्ट होते हैं इसको किसको रूप में प्रयोग करते हैं? एससीपी के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव, यानी जो औद्योगिक उत्पादन करते हैं उसमें कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों जैसे मादक पेय तथा प्रतिजैविक आदि के संश्लेषण में किया जाता है। क्लियर है। अगला है किण्वित पेय। किण्वित पेय मतलब तो विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय की प्राप्ति किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन और कच्चे पदार्थों पर निर्भर करती है। वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की बॉडी को किण्वित रस के आसवन द्वारा हम लोग तैयार करते हैं। ये बात प्यारे बच्चों क्लियर हुई? जल्दी फटाफट कमेंट कर देंगे। अगला देखते हैं विभिन्न प्रकार के अल्कोहली पेय पदार्थ और उनके कच्चे पदार्थ व प्रतिशत मात्रा। तो इधर हम देखते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से कच्चे माल हैं और कितने अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो सबसे पहले देखिए तो आसवन रहित अल्कोहल कौन कौन से हैं और कौन कौन से फल से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, अगर आसवन रहित अल्कोहल देखें तो ये फलों के रस और धान्य से बना जाता है, जिसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 3 से 24% तक होती है। बियर किसके द्वारा बना जाता है? जव अर्थात माल्ट के द्वारा बना जाता है, जिसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 4 से 5% तक होती है। क्लियर प्यारे बच्चों। दूसरा है वाइन, फटाफट नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वाइन। वाइन है प्यारे बच्चों, इसमें कि किसका उपयोग किया जाता है? जो अंगूर ग्रेप्स का जो रस होता है, अंगूर का रस, ये वाइन में बनाया जाता है। जब वाइन बनाया जाता है तो किसका उपयोग किया जाता है? अंगूर के रस का उपयोग करते हैं, जिसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 10 से 12% तक होती है। क्लियर। तीसरा है साइडर। साइडर को बनाने में सेब का रस व शर्करा उपयोग में लाया जाता है। साइडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सेब का रस व शर्करा कच्चा माल बनाने का उपयोग करते हैं, जिसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 3 से 6% तक होती है। अगला है आसवन रहित। आसवन विधि द्वारा उत्पन्न, यानी कि आसवन रहित वो अल्कोहल होता है और इसमें आसवन विधि द्वारा उत्पन्न कौन कौन से? ब्रांडी जो होता है यह सेब व चेरी के रस का बना होता है, जिसमें अल्कोहल प्रतिशत मात्रा 40 से 50 होती है। विस्की जौ राई मक्का आलू का बना होता है, जिसमें 40 से 50 होती है। रम सीरा से बना होता है, जिसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा 45 से 55 होती है। वोडका किसका बना होता है? राई का बना होता है। जो राई होती है उसका वोडका बनाया जाता है और इसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है प्यारे बच्चों? 40 से 55 होती है। जिन किसका बना होता है? तो जो जिन बना होता है यह जौ का बनता है। जो जौ होता है उसका जिन बनता है, जिसमें अल्कोहल प्रतिशत मात्रा 40 से 45% तक होती है। क्लियर हुआ। अब आता है प्यारे बच्चों प्रतिजैविक। बोले तो एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक हैं क्या? तो ये रासायनिक पदार्थ हैं जो प्रतिजैविक हैं। क्या हैं? ये सभी के सभी प्यारे बच्चों एक रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को मंद करते हैं। ये जो अन्य होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करते हैं? मंद करते हैं और उन्हें बाद में क्या करते हैं प्यारे बच्चों? मार देते हैं, यहाँ पे मार सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के बांटे गए हैं? तो इन्हें 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, यानी कि यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और दूसरा होता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरा होता है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रकार के प्रतिजैविक भिन्न भिन्न समूहों एवं भिन्न भिन्न संरचना वाले अनेक प्रकार के रोगजनकों को नष्ट कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि को, ठीक है ना। दूसरा है विशिष्ट या सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो इस प्रकार के प्रतिजैविक केवल एक प्रकार के रोगजनकों के लिए प्रभावी होती हैं, ठीक है ना। अब आती है प्रतिजैविकों की क्रिया, यानी प्रतिजैविकों की क्रिया जो है वह निम्नवत है। जैसे कि पहला देखें तो जो पेनिसिलिन जीवाणु होता है, या पेनिसिलिन जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। जो पेनिसिलिन होता है यह जीवाणु की कोशिका भित्ति जो संश्लेषण होता है उसको रोकने क्या करता है प्यारे बच्चों? प्रयास करता है। दूसरा
टेट्रासाइक्लिन टीआरएनए को राइबोसोम से नहीं बांधने देता। और तीसरा है क्लोरेरम फेनिकॉल सूक्ष्म जीवों के प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है। अगला स्टार पॉइंट में देखें प्यारे बच्चों, एक अच्छी एंटीबायोटिक वह है, जो एक अच्छी एंटीबायोटिक कौन सी होती है, वह है जो पोषण के लिए हानि रहित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक अच्छी एंटीबायोटिक। ठीक है ना। अगला है रोगजनकों के सभी स्टेन के लिए प्रभावी हो और पोषण के आहार नाल के सूक्ष्मजीवों को नुकसान ना पहुंचाए। अगला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिनियम की खोज की थी। तो पेनिसिलिनियम की खोज किसने की थी, तो ये पॉइंट में याद रखेंगे, पेनिसिलिनियम की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिनियम की खोज की थी। अगला है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न प्रतिजैविक, यानी कुछ ऐसे प्रतिजैविक होते हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा प्यारे बच्चों उत्पन्न किए जाते हैं। वो प्रतिजैविक क्या हैं और उन जीवाणुओं के प्यारे बच्चों नाम क्या है। तो पूरा का पूरा हम लोग जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्यारे बच्चों प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, वो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे। तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी आपको लेने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु का निर्माण कैसे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से होता है। किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से होता है। दूसरा है क्लोरो एल्फिनिलोकॉल, तो इसका किसका निर्माण होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से होता है। तीसरा है इरिथ्रोमाइसिन, तो इरिथ्रोमाइसिन का निर्माण किसका होता है, किससे होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियास से होता है। चौथा यहाँ पे पॉलीमिक्सिन, तो पॉलीमिक्सिन का किस जीवाणु से होता है, एरोबैसिलस पॉलीमिक्सा से इसका निर्माण होता है। तो ये नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है प्यारे बच्चों आपका कार्बनिक अम्ल, क्या आता है, कार्बनिक अम्ल। ठीक है ना। तो सबसे पहला उदाहरण में कार्बनिक अम्ल आता है सिट्रिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में सबसे पहला क्या आता है प्यारे बच्चों, सिट्रिक अम्ल आता है। तो ये एस्परजिलस नाइगर द्वारा सुक्रोज के वायवी किण्वन से उत्पन्न होता है। इसका उपयोग हम लोग दवाइयाँ, खाद्य पदार्थ और रंगों में करते हैं। तो इसका कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग प्यारे बच्चों दवाइयों में करते हैं, खाद्य पदार्थ में करते हैं और रंगों को बनाने में किया जाता है। दूसरा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का किस में करते हैं, तो इसे सिरका भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे सिरका भी कहते हैं। यह 2 चरणों में तैयार होते हैं। प्रथम चरण में कार्बोहाइड्रेट को ईस्ट द्वारा एल्कोहलिक किण्वन से एल्कोहल बनाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज में क्या डाल देंगे, ईस्ट डाल देंगे, तो एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH, साथ ही साथ CO2 गैस निकलती है। यहाँ पे यार बच्चों क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी कमेंट कर देंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीकरण एसिटिक अम्ल में किया जाता है, अर्थात C2H5OH प्लस O2, यानी कि इसका हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराते हैं। C2H5OH एल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे एसिटोबैक्टर की उपस्थिति में, तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH प्लस जल का निर्माण होता है। अगला है प्यारे बच्चों लैक्टिक अम्ल। अगला क्या है, लैक्टिक अम्ल। तो मक्का स्टार्च, आलू स्टार्च अथवा सीरा का लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के साथ किण्वन प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसको किससे प्राप्त करते हैं, इससे हम लोग मक्का स्टार्च, आलू स्टार्च और सीरा का लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के साथ किण्वन की जब प्रक्रिया होती है तब प्यारे बच्चों ये प्राप्त होती है। चौथा है ब्यूटारिक अम्ल। अगला क्या है, ब्यूटारिक अम्ल। तो यह क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जीवाणु की क्रिया से द्वारा प्राप्त होता है। अब आता है प्यारे बच्चों जैव सक्रिय अणु, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
और ये प्यारे बच्चों आप पूछ लेगा तो आपको अच्छे से करके आना है, बिल्कुल छोड़ना भी एक भी नहीं है। तो अन्य जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए है और इसका उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। इसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है। ठीक है ना। अगला है वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी जो वाहित मल उपचार सूक्ष्मजीव होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? तो नगर के व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इसका उपचार निम्न 2 चरणों में किया जाता है, एक प्राथमिक चरण, दूसरा द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी विचार। तो सबसे पहला है प्राथमिक उपचार। तो प्राथमिक उपचार में वाहित मल से बड़े एवं छोटे कण निस्संदन द्वारा तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर दिए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक उपचार अथवा जीव विज्ञानी विचार। तो द्वितीयक उपचार में बहिस्राव का वायवीय तथा अवायवीय तरीकों से उपचारण होता है। क्लियर हुआ? इसमें क्या करते हैं? इसमें सर्वप्रथम प्राथमिक बहिस्राव को बड़ी बड़ी वायु संचालन में भेजते हैं। इसमें वायु प्रवाहित करते हैं जिससे इसमें उपलब्ध जीवाणुओं को अच्छा वायवीय पर्यावरण मिलता रहे और फलस्वरूप लाभकारी वायवीय सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से फ्लाक्स बनता है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देना चाहते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनवा दिया है, इसका पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह सीवेज ट्रीटमेंट। अगला है ऊर्जा उत्पादन, यानी कि बायोगैस में सूक्ष्मजीव। तो ऊर्जा उत्पादन में बायोगैस आप लोग देखते हैं कि जो गैस का गोबर होता है उससे भी कहीं ना कहीं उसमें भी सूक्ष्मजीव ही होते हैं जिसके द्वारा बायोगैस बनता है। तो बायोगैस एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। जो बायोगैस होता है इसमें बहुत सारे गैसों क्या होता है? मिश्रण होता है जो सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होता है। और किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सूक्ष्मजीव जो सक्रियता हो उसके द्वारा उत्पन्न होता है। कुछ बैक्टीरिया जो सेलुलोजी पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं वह CO2 तथा H2 के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न करता है। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजेन कहते हैं और गोबर का प्रयोग बायोगैस पैदा करने में किया जाता है। इसे गोबर गैस भी कहा जाता है और इसे प्यारे बच्चों और क्या कहा जाता है? गोबर गैस का नाम दिया गया है। अगला है प्यारे बच्चों बायोगैस संयंत्र, यानी बायोगैस संयंत्र क्या है? तो बायोगैस संयंत्र एक टैंक है जो कि 10 से 15 फीट गहरा होता है जिसमें गोबर की करदम भरी रहती है। इसके ऊपर ढक्कन रखा रहता है और टैंक में गैस बनती है और संयंत्र में एक निकास होता है जो पाइप द्वारा जुड़ा होता है। पाइप की सहायता से बायोगैस की आपूर्ति की जाती है और उपयोग हुई करदम को दूसरे निकास द्वार से निकाला जाता है और उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना पकाने या भी बनाने में किया जाता है। और गोबर गैस संयंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते प्यारे बच्चों? पहला होता है प्लावक गैस होल्डर प्रकार का बायोगैस संयंत्र और दूसरा होता है स्थिर गुंबादार बायोगैस का संयंत्र। तो सबसे पहला है यहाँ पे ये है बायोगैस संयंत्र। तो ये आपके क्या बनाया जाता है? गड्ढा बनाया जाता है। यहाँ से 2 पाइप लगे, एक देखिए इधर है इधर। यहाँ से हम लोग वाटर डालते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? गोबर डाला जाता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे जो वाटर और गोबर दोनों मिला के डालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से पाइप लगी रहती है जिसमें यहाँ से निकलती है। क्लियर समझ में आया? बायोगैस संयंत्र के लाभ, यानी कि जो बायोगैस संयंत्र है इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या लाभ हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो इसे गैस स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु जलाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो जो गैस स्टोव होता है उसमें ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम लोग बायोगैस संयंत्र को जलाते हैं। इसका प्रयोग भोजन पकाने, उजाला करने एवं इंजनों को चलाने में किया जाता है। और जो भोजन पकाते हैं बायोगैस से ही, उजाला करने के लिए बायोगैस का उपयोग करते हैं और जो इंजन होते हैं उसको भी चलाने के लिए हम लोग बायोगैस संयंत्र का ही उपयोग करते हैं। तीसरा है बायोगैस बिना धुएं के साथ जलती है तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है और इससे प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। अब है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, यानी जैव नियंत्रण कारक के रूप में कौन कौन से सूक्ष्मजीव होते हैं? तो पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। जैव नियंत्रण किसे कहते हैं?
पादप रोगों यानी जो पेड़ पौधों में रोग होते हैं और पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है, यह मृदा को प्रदूषित करता है। अगला है यहाँ पे जैव पीड़कनाशियों की आवश्यकता, यानी जो जैव पीड़कनाशियाँ हैं इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी। तो वर्तमान में पीड़क नियंत्रण अनेक प्रकार के रासायनिक पीड़कनाशियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन्हें अनेक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला किसमें किया गया है, खरपतवारनाशी। तो इसका उपयोग खेतों में उगने वाले अवांछित पौधे के नियंत्रण में किया जाता है। दूसरा है कीटनाशी, तो इसका प्रयोग विशेष कीट वर्ग के उन्मूलन में किया जाता है। और तीसरा है कृतंगनाशी, तो इसका उपयोग चूहे खरगोश जैसे कृतंगों को मारने में किया जाता है। स्टार पॉइंट में क्या है, रासायनिक पीड़कनाशियों के अत्यधिक प्रयोग से अनेक दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको स्टार पॉइंट में, इसलिए मैंने इसमें नोट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पीड़कनाशियों के अनुचित प्रयोग से फसलें नष्ट हो जाती है। अगर इसका सही से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो जो फसलें होंगी वो प्यारे बच्चों नष्ट हो जाएंगी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना आपको पड़ेगा। लाभकारी व हानिकारक दोनों प्रकार के जीवों को समान रूप से नष्ट करती हैं। जो पीड़कनाशी होती है रासायनिक पीड़कनाशी, अब वो चाहे आपके खेत में लाभकारी जीव हों या फिर हानिकारक, ये सभी को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं। लेकिन कुछ लाभकारी जीव होते हैं, अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो पैदावार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब है जैव खरपतवारनाशी। क्या है प्यारे बच्चों, जैव खरपतवारनाशी। तो वे जीवधारी जो फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए ही खरपतवार को नष्ट कर देते हैं उसे जैव खरपतवारनाशी कहते हैं। और दूसरा है जैविक कीटनाशक। तो जैविक कीटनाशक क्या होता है, जैविक नियंत्रण के अंतर्गत पीड़कों का प्रकृति भक्षण किया जाता है और इससे कुछ प्रमुख लाभ निम्नवत है, जैसे कि ये विष रहित जैव निम्नीकरण होते हैं, ये चिरकालीन नहीं होते हैं, ये पीड़कों की बढ़ती संख्या को सीमित करते हैं, ये विषैले रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं, अतः ये पर्यावरणीय प्रदूषण व निम्नीकरण की संभावना को कम करते हैं। अगला यहाँ पे पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। तो कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। ठीक है ना। बैक्यूलो वायरस, ये बैक्यूलो वायरस क्या होता है, रोगजनक विषाणुओं का ऐसा समूह जो कीटों तथा संधिपादों पर हमला करते हैं। अधिकांश बैक्यूलो वायरस या फिर इसको कहते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरस जीन्स के अंतर्गत ही आते हैं। अब है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और कुछ प्रमुख जैव उर्वरक निम्नलिखित हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में पहला है लेगियम राइजोबियम सहजीवन। यह एक नाइट्रोजन फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है जो कृषि उत्पादन को सीधे ही प्रभावित करता है। ये पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं से सहजीवी, जीवाणु से क्या करते हैं, सहजीवी संबंध डायरेक्ट बनाते हैं। अब है स्वतंत्र जीवी जीवाणु। स्वतंत्र जीवी जीवाणु में कौन कौन से आते हैं पहले प्यारे बच्चों, तो मृदा में अनेक प्रकार के स्वतंत्र जीवी जीवाणु पाए जाते हैं। इनमें वायवीय तथा अवायवीय दोनों प्रकार के जीवाणु सम्मिलित हैं। ये असहजीवी प्रकृति के होते हैं, उदाहरण जैसे एजियोटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिक्सा आदि इसके क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण हैं। इन जीवाणुओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, कौन कौन से, पहला है अनिवार्य वायवीय जैसे एजियोटोबैक्टर और बीजरिंकिया। दूसरा है अनिवार्य वायवीय जैसे क्लोस्ट्रीडियम और तीसरा है प्रकाश संश्लेषित जैसे रोडोस्पाइरिलम और क्रोमेटियम। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया धान के खेतों में महत्वपूर्ण नाइट्रोजन स्थिरीकारक हैं। नीले हरे शैवाल की लगभग 40 जातियां नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम पाई जाती है। एनाबीना, नोस्टोक और ओलोसाइरा कुछ प्रमुख नाइट्रोजन स्थिरीकारक नील हरे शैवाल हैं। तीसरा है माइकोराइजा। तो यह उच्च पौधों की जड़ों तथा कवकों का
सहसंबंध है, इसे निम्न 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है एक्टोमाइकोराइजा, इसमें कवक तंतु पौधों की जड़ों की सतह पर एक कवच बनाते हैं। इस कवच में एक कवच बनाते हैं, इस कवच से कवक के तंतु जड़ की कार्टेज से तथा मृदा के संपर्क बनाए रखते हैं। और दूसरा यहाँ पे एंडोमाइकोराइजा, तो एंडोमाइकोराइजा क्या प्यारे बच्चों, तो इसमें कवक तंतु जड़ की सतह से कवच नहीं बनाते हैं और इसके स्थान पे ढीले रूप से गूथे हुए हाइफी बनाते हैं। और कुछ काष्ठी पौधे एवं आर्किडस में एंडोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्लास 12 बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 10 है वो पूरा हिंदी मीडियम का कंप्लीट है विद इन 25 मिनट में, क्योंकि हम लोग उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पूरा कवर किया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और नीट के एग्जाम से हों। आपको ढेर सारे नहीं पढ़ना, बस इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।